फर्स्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु वन द WPL फाइनल इन 2025, यानी WPL 2025 का जो फाइनल है ना, ये किस टीम ने जो वो जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि WPL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग होता है और वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का जो फाइनल मैच है ना, ये मुंबई इंडियंस ने जो वो जीता है। और मुंबई इंडियंस ने फाइनल में जो ये किसे हराया था, तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और कितने रनों से हराया था, तो ये आपका 8 रनों से हराकर जो है ये मुंबई इंडियंस ने जो है WPL का जो वो दूसरा खिताब जो वो जीत ली है। तो मुंबई इंडियंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2025 में जो आपका WPL हुआ था ना, ये आपका तीसरा सीजन रहा था। और इस टूर्नामेंट जो है यानी WPL 2025 जो है ना, ये जो टूर्नामेंट है ये आपका 4 स्थानों पर जो वो खेला गया था। और वो 4 स्थान कौन कौन से हैं, तो देखिए बेंगलुरु, इसके अलावा लखनऊ, मुंबई और वडोदरा, ये 4 स्थानों पर जो है ना WPL 2025 जो ये आपका खेला गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि WPL 2025 का जो फाइनल मैच है ना, ये किस स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। तो देखिए 2025 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपके मुंबई के जो है ब्रेबोर्न स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए WPL 2025 आपका एग्जाम में प्रश्न बन गया है, तो अब आगे की शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कब से कब तक ये आपका चला था। तो देखिए WPL का जो आपका जो ये तीसरा जो सीज़न है ना, ये आपका 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2025 तक जो ये आपका चला था। और ये जो आपका WPL है ये किसके द्वारा जो आपका आयोजित किया जाता है, तो ये आपका BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है ये आपका जो वो आयोजित किया जाता है, जो कि आपका एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि आपका एक डबल राउंड रॉबिन और प्लेऑफ टूर्नामेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कितने प्रतिभागियों ने जो वो शिरकत किए थे। तो देखिए इसमें जो आपके टोटल 5 टीमों ने जो वो भाग लिया था और टोटल आपके 22 मैच जो वो खेले गए थे। और देखिए इस श्रृंखला में यानी 2025 के आपके WPL में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी रहे थे ना, ये आपके नेट साइवियर ब्रंट रहे थे, जो कि आपके मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। और सबसे ज़्यादा जो रन है ना, ये भी मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी नेट साइवियर ब्रंट ने जो वो लगाया था, जो कि इस टूर्नामेंट में टोटल 523 रन जो वो बनाई थी। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना, ये आपके मुंबई इंडियंस के दोनों ही गेंदबाज, एक आपका अमेलिया केर और एक आपका हैले मैथ्यूज, ये दोनों ही गेंदबाज ने जो है ना ये पूरे टूर्नामेंट में जो है ये सबसे ज़्यादा विकेट 18 विकेट जो वो ली थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2025 के अगर IPL की बात कर ले, तो देखिए 2025 का जो IPL का खिताब है ना, ये RCB की टीम यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने जो वो जीता है। और किसे हराया फाइनल में, तो ये आपके पंजाब किंग्स को जो वो फाइनल में हराया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2025 के फाइनल में IPL 2025 के फाइनल में जो है आपका मैन ऑफ द मैच जो ये किसे चुना गया था, तो ये आपके RCB के प्लेयर जो है कुणाल पांड्या को जो वो चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2025, यानी 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना, ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 21 नवंबर 2024 से भारत के वर्तमान जो आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जो CAG है ना, ये आपके संजय मूर्ति हैं। तो संजय मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। और संजय मूर्ति जो है ये कितने नंबर के CAG जो वो बनाए गए हैं, तो ये आपके 15वें नंबर के जो वो CAG जो वो बनाए गए हैं। और इनसे पहले यानी संजय मूर्ति से जो पहले है भारत के CAG कौन थे, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि आपके 14वें नंबर के थे। और भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जो ये कौन थे, तो ये आपके V नरहरि रॉय थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत में CAG के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए संविधान के
अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका सीएजी के जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। इसके अलावा भारत का जो सीएजी होते हैं ना ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का जो है ये प्रमुख भी होते हैं। इसके अलावा ये जो आपके सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर जो है वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए भी जो ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सीएजी के कार्यकाल की बात कर ले तो ये जो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ना ये सीएजी का जो वो कार्यकाल होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विच स्टेट डज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन कनेक्ट्स विथ, यानी पूर्वी तट रेखा जो है ना भारत के किन किन राज्यों को जो ये आपका जोड़ती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 2-2 राज्य जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी तट रेखा जो है ना जो कि आपका बंगाल की खाड़ी के साथ जो है भारत के पूर्वी तट पर आपका स्थित है। और ये जो आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में आपका पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो वो दिया गया था, यानी पेयर में जो वो दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा है ना ये किस राज्य की है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी जो तट रेखा है ना ये गुजरात राज्य की है और इसकी जो लंबाई है ये आपका 1600 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका पूर्वी तट रेखा के बारे में। अगर पश्चिमी तट रेखा के बारे में पूछा जाए तो ये जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जो ये आपका जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि वेयर डिड द पाइका रिवेलियन टेक्स प्लेस, यानी पाइका विद्रोह जो है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पाइका विद्रोह की बात कर ले तो ये जो आपका एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है उड़ीसा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा जो इसे चलाया गया था। और ये जो आपका पाइका विद्रोह है ना ये आपका वर्ष 1817 में हुआ था, जो कि बक्सी जगबंधु ने जो है ना इसका नेतृत्व जो वो किया था। और ये जो आपका पाइका विद्रोह है ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि पाइका विद्रोह कब हुआ था ये पूछा गया था। तो कब अगर पूछा गया होगा तो 1817 आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछा गया होगा तो फिर आपका उड़ीसा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे की शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ये जो आपका ताना भगत आंदोलन है ना ये कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 1914 में हुआ था और इसे जो आपका समाप्त जो है आपका 1920 में हुआ था। और इसी के बीच जो है ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, यानी छोटा नागपुर जो क्षेत्र ये कहाँ पर है तो ये आपका झारखंड राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आंदोलन है ना ये आपका मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदारों के जो है शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ जो वो रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी हाल ही में किस देश ने जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में हटने का जो फैसला वो किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी 2025 को जो है ना पनामा देश ने जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से हटने का जो वो फैसला किया है। और ये जो फैसला है ना ये पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभावी के बारे में जो है चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद जो है इस पर जो वो फैसला लिया गया था। तो पनामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे की शिफ्ट में यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा कि मई 2025 में जो है किस दक्षिण अमेरिका देश ने जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में जो है ना शामिल होने की घोषणा जो वो किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोलंबिया देश है ना ये आपका BRI में जो है शामिल होने की घोषणा जो वो किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि बाय हुम वाज वेदांता कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, यानी कोलकाता में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था तो आपका वर्ष 1825 में जो वो किया गया था। और देखिए इसका स्थापना करने का जो उद्देश्य था ना ये भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में ही जो है पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर
राजा राम मोहन रॉय की बात कर ले तो इन्हीं के द्वारा जो है आपका आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1814-15 में जो है ये आपका कलकत्ता में जो वो किया गया था, जो कि बाद में जो है 1828 में जो है ये आपका ब्रह्म समाज के रूप में जो वो जाना जाने लगा। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था, तो ये आपके राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। और कब? तो ये आपका 1828 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जो हमारे संविधान में जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 57वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना संविधान में आपका एक नया भाग जो कि आपका भाग 9B का जो वो जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक जो रहा था ये आपका सहकारी समितियां रहा था। यानी भाग 9B में जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 97 संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 43B को भी जो वो जोड़ा गया था, जो कि सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंध को बढ़ावा देने से जो ये आपका संबंधित है। तो अनुच्छेद 43B ऑप्शन में दिया गया था, तो अनुच्छेद 43B आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 97 संविधान संशोधन के तहत ही जो है अनुच्छेद 19 के C यानी ग को जो है ना वो भी आपका जो वो जोड़ा गया था। और इस संशोधन ने जो है सहकारी समितियां बनाने के जो है मौलिक अधिकार जो वो बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 97 जो संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका वर्ष 2011 में जो वो किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा और संरक्षण जो वो प्रदान करना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु अलाउड इंटरकास्ट मैरिज टू बी लीगली परमिटेड इन इंडिया, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडिता रामाबाई और राजा राम मोहन रॉय जो वो दिया गया था। यानी किसने अनुमति दी थी कि भारत में अंतरजातीय विवाह को जो है ना ये कानूनी रूप से अनुमति जो वो दिया गया है। तो देखिए अंतरजातीय विवाह होता क्या है, तो देखिए दूसरे जाति से विवाह करने को ही जो है ये आपका अंतरजातीय विवाह जो वो कहा जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास है ना ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा ये सती प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह के खिलाफ भी थे। और वे जो आपके अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के भी जो है ये आपके प्रबल जो वो समर्थक रहे थे। तो आपके जो है राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका पंडिता रामाबाई भी जो वो दिया गया था। तो देखिए पंडिता रामाबाई जो है ना ये भी आपका एक समाज सुधारक थी, लेकिन उन्होंने जो है मुख्य रूप से जो है ये महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए जो वो कार्य की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी इनमें से कौन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए अगर केमिकल रिएक्शन के उदाहरण की बात कर ले तो देखिए दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, इसके अलावा मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, पौधे का प्रकाश संश्लेषण, इसके अलावा किण्वित अंगूर, ये सभी जो है ना ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। और आपके ऑप्शन में आपका एक दिया गया था लकड़ी का जलना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लकड़ी का जलना ये जो आपका कंबसन यानी दहन नामक जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जो कि आपका एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो लकड़ी का जलना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से जो है कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू को ही जो है ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन जो वो कहा जाता है। और देखिए सीपीयू के आपके 3 मुख्य घटक होते हैं, और वो 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला आपका एएलयू होता है, सेकंड आपका सीयू होता है, और थर्ड जो होता है ये आपका रजिस्टर होता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो आपका माउस दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका माउस है ना ये कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है, या फिर माउस के अलावा कोई और भी ऑप्शन दिया गया होगा। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपके दिए गए थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज अबाउट 24 डिग्रीज, यानी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ना 24 डिग्री के ऊपर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के कई जो शहर है ना ये आपके 24 डिग्री के ऊपर अक्षांश पर जो वो स्थित है। और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के कुछ प्रमुख शहर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका पहले तो आपका राजधानी दिल्ली आ जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का आपका भोपाल आ जाता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, राजस्थान का जो आपका जयपुर आ जाता है। तो ऑप्शन में जो आपका भोपाल जो वो दिया गया था, तो भोपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द सिद्धि लाइक फिगर और ऑर्नेट एंट्रेंस टावर फाउंड ऑन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड, यानी दक्षिण भारत के मंदिरों में
पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या फिर अलंकृत प्रवेश द्वार को जो है ये क्या कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी जो आकृति या फिर अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं ना, इन्हें जो है आपका विमान या फिर कलशम जो वो कहा जाता है। तो विमान या फिर कलशम में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वार को जो ये क्या कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को जो है ना, यह आपका गोपुरम जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का जो अर्थ है ना, ये क्या होता है? तो देखिए प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का जो अर्थ है ना, ये आपका राज्य या फिर प्रांत होता है। और ये जो राज्य को कई जिलों में विभाजित करता था, जिन्हें विषय या फिर प्रदेश भी जो वो कहा जाता था। तो ऑप्शन में या तो आपका प्रशासनिक प्रभाग दिया गया होगा या फिर आपका राज्य या फिर प्रांत दिया गया होगा। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज मिक्सड विद सोडियम कार्बोनेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस विच गेट स्लाइटली एसिड, यानी जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को जो ये आपका मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ना, ये कौन जो आपका थोड़ा एसिड जो वो देता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को जो ये आपका मिलाया जाता है ना, तो हाइड्रोलिसिस के दौरान जो है ये आपका अमोनियम जो क्लोराइड है ना, ये आपका थोड़ा अम्लीय होता है। तो NH4Cl आपका करेक्ट आंसर होगा। और अमोनियम क्लोराइड जो ये आपका अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि अमोनियम आयन जो है ना, ये आपका NH4+ पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन आयन जो है ये आपका जारी करता है। और ये जो प्रतिक्रिया है ये आपका अमोनियम क्लोराइड को जो है ये आपका थोड़ा जो है वो अम्लीय बनाता है। तो अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरीज, यानी वर्चुअल मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए वर्चुअल मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से जो है उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में जो ये आपका सक्षम बनाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्तमान में झारखंड में जो है किस पार्टी की सरकार है? तो देखिए वर्तमान में आपके झारखंड की बात कर ले तो जो आपका 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जो है ना 81 में से जो आपके 56 सीटों पर जीत जो वो हासिल किए थे। जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए जो सरकार है ना, ये 24 सीटों पर जो है जीत जो वो हासिल कर पाए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका हेमंत सोरेन जो वर्तमान में आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और ये जो आपके जेएमएम से जो वो संबंधित है, जेएमएम पार्टी से। तो ऑप्शन में आपका जेएमएम जो वो जरूर दिया गया होगा। तो जेएमएम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में बेरोजगारी जो दर है ना, ये कितनी है? तो देखिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बात कर ले, यानी मासिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग बात कर ले, तो अप्रैल महीने 2025 में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट रहा था ना, ये आपका 5.1% रहा था। तो अगर अप्रैल महीने का पूछा गया होगा तो 5.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं किसी डेटा के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया होगा, यानी सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी आपका श्रम बल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो है ना, भारत में बेरोजगारी दर जो है ये आपका कितना रहा है वर्तमान में? तो ये आपका 3.2% जो वो रहा है। तो 3.2% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत जो है प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में जो है ना, ये कौन सा दिवस जो वो मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डेयरी मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है ना, ये आपका नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो ये आपका मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2025 में जो है भारत कौन से स्थान पर जो ये आपका रहा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये आपका UNDP के द्वारा जो है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत जो है आपका GII में जो है ये आपका 102वें स्थान पे जो वो रहा है। तो 102वें स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना, ये आपका UNDP के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कितने देशों में भारत जो आपका 102वें पायदान पे रहा था? तो आपका 193 देशों में जो है भारत 102वें पायदान पे रहा था। वहीं अगर मानव विकास सूचकांक की बात कर ले तो देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का जो आपका रैंक रहा है ना 193 देशों में, ये आपका 130वें स्थान पर रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका आपका रेटिंग कितना रहा था? तो ये आपका 0.685 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी कंट्रीज वेयर इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI, यानी 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है कितने देशों को जो है आपका शामिल किया गया है। तो देखिए 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI में जो है ना 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन जो वो करता है। और ये जो आपका 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से जो है ना ये वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जो है 90% से अधिक के लिए जो ये आपका जिम्मेदार है, जिससे वे सूचकांक का जो केंद्र वो आपका बन गया है। तो 63 देश आपका यहाँ